1 करोड़ रुपए की टेक जॉब छोड़कर आईएएस बनना, मतलब सुनने में ही कितना बड़ा कदम लगता है ना। बिल्कुल। और ये कहानी है 2018 यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया की। जी, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट, फिर साउथ कोरिया में सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी, और फिर वो सब छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी, और सिर्फ तैयारी नहीं, AIR-1 हासिल करना। हाँ, ये अपने आप में काफी असाधारण है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। कनिष्क की कहानी तो है ही, पर ये जो एक ट्रेंड सा दिख रहा है ना कि आईआईटी, आईएम जैसे टॉप संस्थानों से निकले बेस्ट माइंड्स, वो क्यों अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब्स छोड़कर ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि शायद सफलता की परिभाषा बदल रही है। युवाओं की सोच में कुछ नयापन आ रहा है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और। कनिष्क की बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। हाँ, तो कनिष्क जयपुर से हैं और उनके परिवार में मतलब पिताजी आईएएस अधिकारी हैं, तो वो माहौल पहले से था एक तरह से। अच्छा, तो सिविल सर्विसेज का एक्सपोजर था घर में। जी हाँ, और पढ़ाई में तो वो शुरू से ही काफी तेज थे। एनटीएससी स्कॉलर रहे, फिर जेई एडवांस्ड में AIR 44। 44, ये तो जबरदस्त रैंक है। बिल्कुल। और फिर आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक। तो एकेडमिक रिकॉर्ड तो एकदम शानदार था। और आईआईटी बॉम्बे के बाद सीधे सैमसंग। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट से ही उन्हें सैमसंग साउथ कोरिया में R&D का रोल मिला। R&D साउथ कोरिया में, पैकेज भी सुना है 1 करोड़ से ज्यादा था। जी, उस समय के हिसाब से मतलब सैलरी, बोनस, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह सब मिलाकर वो 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज था, जिसे कोई भी कहेगा कि ये तो एक ड्रीम जॉब है। बिल्कुल ड्रीम जॉब ही कहेंगे। तो फिर छोड़ी क्यों? सब कुछ तो था, अच्छा काम, पैसा, विदेश में रहना। यही सवाल अहम है। देखिए, काम तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था। AI, डेटा साइंस, मतलब बिल्कुल उनकी फील्ड का काम था। लेकिन जैसा कनिष्क ने बाद में इंटरव्यूज में बताया, उन्हें वहां एक तरह का खालीपन महसूस होने लगा था। खालीपन किस तरह का? उन्हें लगा कि जो वो काम कर रहे हैं उसका समाज पर, लोगों की जिंदगी पर कोई सीधा पॉजिटिव असर नहीं दिख रहा। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो, जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाए। अच्छा, तो मतलब पैसा और वो कॉर्पोरेट लाइफ की सुविधाएं काफी नहीं थी उनके लिए। बिल्कुल। उन्हें लगा कि कॉर्पोरेट दुनिया में वो मानवीय जुड़ाव, वो सेंस ऑफ पर्पस, वो शायद मिसिंग था। और पिताजी को देखते हुए, जो खुद सिविल सेवा में थे, और समाज के लिए कुछ करने की अपनी इच्छा, इन सब ने मिलकर उन्हें सोचने पर मजबूर किया। ये काफी गहरा मोटिवेशन लगता है। तो काफी सोच विचार के बाद फैसला लिया होगा। हाँ, ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था। उन्होंने काफी सोचा और फिर तय किया कि ये नौकरी छोड़कर भारत वापस आना है। और भारत लौटकर तुरंत यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी? नहीं, तुरंत नहीं। पहले उन्होंने बैंगलोर में कुछ समय के लिए एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर काम किया। शायद वो कॉर्पोरेट इंडिया का माहौल भी देखना चाहते थे। अच्छा। लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं, उनका असली लक्ष्य तो यूपीएससी ही है। और फिर उन्होंने वो जॉब भी छोड़ी और पूरी तरह से तैयारी के लिए अपने होम टाउन कोटा चले गए। कोटा तैयारी के लिए? ये सफर कैसा रहा? मतलब टेक से सीधे ह्यूमैनिटीज और जनरल स्टडीज की तरफ आना। आसान तो बिल्कुल नहीं था। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है ना। प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तीनों के लिए अलग तरह की क्या कहते हैं रणनीति चाहिए होती है। हाँ, और ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना भी एक बड़ा फैसला होता है। जी, उन्होंने मैथ्स को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल चॉइस है यूपीएससी के लिए, क्योंकि इसमें स्कोर करना मुश्किल मानते हैं लोग। लेकिन आईआईटी बैकग्राउंड की वजह से शायद उनकी पकड़ अच्छी रही होगी। बिल्कुल। उनका लॉजिक था कि मैथ्स में उनकी कमांड अच्छी है और इसमें स्कोरिंग पोटेंशियल भी है अगर तैयारी सॉलिड हो। उनकी तैयारी की क्या खास बातें थी? मतलब कैसे उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में AIR-1 हासिल कर ली? देखिए, एक तो बहुत ही अनुशासित रूटीन था, रोजाना कई कई घंटे की पढ़ाई। दूसरा, सेल्फ स्टडी पर बहुत जोर दिया। NCRTs और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना, अखबार पढ़ना, करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो बहुत जरूरी मानी जाती है। हाँ, वो तो रोज करते थे। कहते हैं कि रोज आंसर लिखने से ही वो स्किल डेवलप होती है। उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी, लेकिन वो कहते हैं कि मुख्य फोकस खुद की मेहनत पर ही था। और शायद सबसे जरूरी मानसिक संतुलन बनाए रखना, क्योंकि ये तैयारी बहुत लंबी और स्ट्रेसफुल होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था। उन्होंने बताया कि वो परिवार के साथ रहकर तैयारी कर रहे थे, सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और छोटे छोटे ब्रेक लेते रहते थे ताकि बर्नआउट ना हो। ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं,
ये आपके धैर्य और प्रेशर झेलने की क्षमता की भी परीक्षा है। और इसी सब के बल पर 2018 में अपने पहले ही प्रयास में AIR-1 कमाल है। जी हाँ बिल्कुल, फिर LSNA में ट्रेनिंग हुई होगी और उसके बाद राजस्थान कैडर मिला उन्हें। उन्हें होम कैडर ही मिला, राजस्थान, और फिर बतौर SDM यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट उनकी पहली पोस्टिंग हुई। यहीं से जमीनी स्तर पर काम शुरू होता है। SDM की भूमिका ये सुनने में तो काफी पावरफुल और ग्लैमरस लगती है। कानून व्यवस्था देखना, सरकारी योजनाएं लागू करवाना, लोगों की शिकायतें सुनना, क्या असलियत भी वैसी ही है? देखिए, पावर और जिम्मेदारी तो है, लेकिन ग्लैमर जैसा शायद बाहर से लगता है वैसा अंदर से नहीं होता। असलियत काफी अलग है। अच्छा, कैसे? बहुत चुनौतियां होती हैं, राजनीतिक दबाव रहता है, संसाधनों की कमी हो सकती है, सिस्टम कई बार बहुत धीमा होता है, काम के घंटे बहुत लंबे होते हैं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती अक्सर, और रोजमर्रा की इतनी समस्याएं आती हैं लोगों की। समझ सकते हूँ। लेकिन हाँ, जब आपके किसी फैसले से, किसी एक्शन से लोगों की जिंदगी में सच में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है, मान लीजिए कोई सरकारी योजना ठीक से लागू हो गई या किसी जरूरतमंद की समस्या हल हो गई, तो वो जो संतुष्टि मिलती है ना, हाँ, वो शायद किसी भी सैलरी पैकेज से बढ़कर होती है। यही शायद वो मकसद है जिसके लिए कनिष्क जैसे लोग ये रास्ता चुनते हैं। और वो अपने टेक बैकग्राउंड का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे गवर्नेंस में। हाँ बिल्कुल, वो कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को और बेहतर और एफिशिएंट बनाया जाए। गवर्नेंस को बढ़ावा देना, डेटा का इस्तेमाल पॉलिसी मेकिंग में करना, इस तरह की चीजों में उनका इंटरेस्ट रहता है। ये दिलचस्प है। तो कनिष्क की कहानी अकेली नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। ये उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां टॉप इंस्टीट्यूट्स के युवा अब सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि मकसद मतलब पर्पस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आपको लगता है ये वाकई एक बड़ा बदलाव है? हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक सिग्निफिकेंट नंबर है युवाओं का जो अब करियर चुनते वक्त सिर्फ सैलरी या कॉर्पोरेट लैडर नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि उनके काम का मतलब क्या है, उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। मतलब वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट खोज रहे हैं। सही कहा, अपने मूल्यों के साथ, अपनी इनर कॉलिंग के साथ जुड़ा हुआ करियर। तो कनिष्क ने कोई त्याग नहीं किया, एक तरह से उन्होंने एक चुनाव किया, एक ऐसा चुनाव जो उनके लिए ज्यादा मीनिंगफुल था, ज्यादा सार्थक था। तो कनिष्क कटारिया की ये यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम जो काम कर रहे हैं या जो करियर चुनना चाहते हैं उसका मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ पैसा कमाना और एक आरामदायक जिंदगी जीना है, या फिर हम अपने काम से, अपनी स्किल से कोई बड़ा, कोई सार्थक बदलाव लाना चाहते हैं। ये सवाल आज के युवाओं के लिए वाकई बहुत अहम है। बिल्कुल, और सफलता की परिभाषा भी शायद हमें खुद तय करनी होगी। जरूरी नहीं कि हर कोई IAS बने या सिविल सेवा में ही जाए। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उससे आप कैसा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। शायद जैसा कनिष्क की कहानी दिखाती है, असली सवाल ये नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ, हाँ, बल्कि ये है कि मेरे होने से, मेरे काम से सबसे ज्यादा फर्क कैसे पड़ सकता है। वो सार्थकता ढूंढना। बिल्कुल, अपने काम में वो मीनिंग, वो पर्पस ढूंढना, शायद यही सबसे बड़ी बात है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।